बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की जानिब गामज़न है, लेकिन वहां पर भी ऑटो के स्टॉक्स डिक्लाइन पोजीशन पे हैं। ऑटो सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में ऑटो सेक्टर हमेशा से कलीदी किरदार अदा करता रहा है, लेकिन जून 2022 के बाद से अब तक ऑटो सेक्टर समझ ना सका। वजूहात क्या है? ऑटो सेक्टर मुसलसल नीचे की जानिब गामज़न है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ गई, गैस प्राइसेस बढ़ गई, डॉलर बढ़ा था, अब डॉलर कंट्रोल हुआ है, इन्वेंट्रीज डिस्टर्ब हो गई हैं, बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वक्ती तौर पे बंद कर देती हैं, क़ुव्वत ख़रीद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, लोग अब गाड़ियाँ नहीं ख़रीद रहे, गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और फिर हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी कुछ इंडिकेशंस देती हैं कंपनीज़ को, वो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पर भी पूरा नहीं उतर पाई। पाकिस्तान से अगर हम इंपोर्ट करेंगे पार्ट्स ऑटो के हवाले से और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे और उसका नफ़ा हासिल करेंगे और फिर गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमें डॉलर्स दें, तो ये डबल डैमेजेस हमारी इकोनॉमी पर हो रहे हैं। यानी एक तरीके से हम इंपोर्ट करके जो पार्ट्स मंगवाएंगे बाहर से उस पर हम डॉलर देंगे, पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके सार्फिन को गाड़ियाँ बेचेंगे और उनसे जब हम फ़ायदा इकट्ठा करेंगे फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे कि अब हमने अपना प्रॉफिट बाहर लेके जाना है, क्योंकि जो कंपनीज जहाँ पे काम कर रही हैं इनके मेन हेड ऑफिसेज बाहर हैं, तो फिर गवर्नमेंट हमें दोबारा डॉलर देगी। तो ये जो साइकिल है इससे हमारे रिजर्व्स पर, हमारे इंपोर्ट बिल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। ये जो साइकिल है इसको मैं बड़ा तफसीली डिस्कस करूंगा आज। ऑटो सेक्टर क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रहा है? कोविड-19 के बाद से हम समझना शुरू हो गए थे, ऑटो सेक्टर समझना शुरू हो गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वैल्यू एडेड सेक्टर है, लेकिन हमने देखा 2022 से ऑटो सेक्टर डिक्लाइन की तरफ जाने लगा और इस वक्त 2023 का आखिर है और गुज़िश्ता माली साल और रवा माली साल दोनों सूरत हाल जो ऑटो सेक्टर की हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, वक्ती तौर पे शटडाउन होता है, बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज़ अपना प्लांट बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। और जाहिर सी बात है जो महंगाई है और जिस तरीके से टैरिफ में इजाफा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, तो आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसी वजह से हम स्टॉक एक्सचेंज में भी देखते हैं कि फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स का जो रुझान है वो ऑटो सेक्टर से हट गया है और आईटी, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर में उसका रुझान जा रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है उनका रुझान। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और फिर जो कंपनीज़ के डिविडेंड आए जो फाइनेंशियल ईयर्स के वो भी इतने ज़्यादा आउट क्लास नहीं थे। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और वैल्यू एडेड सेक्टर है, इससे मुंसलिक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद होने के दहाने पर है। इन तमाम मामलात पर हम तफसीली बात करेंगे और अपनी ऑटो सेक्टर को बेहतर करने के लिए हमें कौन सी पॉलिसीज़ अपनाना होगी, उबरी हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर 40% अप्रॉक्सीमेटली डिक्लाइन हो चुका है। बहुत बड़ा सेक्टर है, वैल्यू एडेड सेक्टर है और मुसलसल ज़बूहाली की जानिब गामज़न है। इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत कोई पॉलिसी मुरतब ताहल नहीं कर पाई। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जिसका काम है लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना और ख़ास तौर पर ऑटो सेक्टर को इम्प्रूव करना, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कुछ गलतियाँ खुद ऑटो सेक्टर्स के अंदर भी पाई जाती हैं। ऑटो कंपनीज़ हैं जो अपनी गलतियां करती हैं और उनकी गलतियों का खमियाजा फिर मईशत की कमज़ोरी की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो अगर ऑटो कंपनीज़ भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देती, पॉलिसीज़ अपनी थोड़ा बेहतर करती, तो यकीनन आज इस नहज पर ऑटो सेक्टर ना पहुंचता। वो एक अलग बात है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, सरिया लोहा महंगा हो गया, तो इसका एक इम्पैक्ट तो आया है ऑब्वियसली। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ अगर ख़ुद कंपनीज़ अपनी बेहतर कर लें तो यकीनन हालात कुछ बेहतर ज़रूर हो सकते हैं। खुद साख्ता तौर पे भी कुछ इक़दाम उठाने होते हैं। इसी ज़मन में प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली ख़ान, ऑटो एक्सपर्ट भी हैं, सनअतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब। ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम डिक्लाइन देख रहे हैं, कार्स हों, मोटरसाइकिल्स हों, ट्रक्स हों, बसेस हों, मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि इनके नंबर्स डिक्लाइन की जानिब गामज़न है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी कोई अच्छा
कदम नहीं उठा सका, इतने सालों से कोई पॉलिसी नहीं बना सका। फिर जो ऑटो कंपनीज, तकरीबन 9 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और बाहर उनके हेड ऑफिस हैं, या कुछ बाहर के ममालिक से कोलैबोरेशन के साथ वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ भी बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्या कहते हैं आप इन तमाम पॉइंट्स पर? देखिए, चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। हमने 2023 में जो देखा है, ये इंडस्ट्रीज़ का बेहतरीन सालों में नहीं शुमार किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह है, एक तो ये था कि आपके पास रिज़र्व नहीं थे, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी थी आपकी इनपुट पॉलिसीज़ पे। फिर आपकी जो कार इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को सबसे बड़ा सपोर्ट करता है वो फाइनेंसिंग करता है। तो फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट रेट देखें, आज आप पाकिस्तान में वो एक हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ये वो 2 फैक्टर्स हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि देखें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान में। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि कंज्यूमर के लिए भी उतने ही हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस करें। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने जो 1 साल पहले एक कमबैक किया है, और वो बड़ा पॉजिटिव है कि यार उसने इन्फेसाइज किया कि यार जो कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज जो पाकिस्तान में अब तक इंपोर्ट हो रही थी, उस पर उसने कोशिश की, और कोशिश ये की है कि उसको लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे स्टैंड करें, और एज ए नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम OEMs भी और ऑटो सेक्टर्स के लोग भी इस पर फोकस करेंगे, इसको किस तरह से लोकलाइज किया जाएगा। चैलेंजेस है, जाहिर है आपका ये साल इतना अच्छा नहीं है गुजरा है, मगर इसको कम बैक करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि सबको एक पेज पे आना ज़रूरी है। जो कंपनीज इस वक्त यहाँ पे काम कर रही हैं, उनकी अपनी ज़ाती पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही, जिसकी वजह से उनको भी नुकसान हुआ और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ। वैल्यू एडेड सेक्टर है। तो आप समझते हैं कि जितनी भी कंपनीज यहाँ पे गाड़ियाँ बना रही हैं या मोटरसाइकिल या बसेस बना रही हैं, इनकी खुद साख्ता पॉलिसी भी ख़राब है? देखें, उनको इस साल में एक एड्रेस तो उन्होंने फेस किया कि आपका वॉल्यूम गिरा। किसी भी सेक्टर्स में चले जाएं, चाहे कार इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं या आप ट्रक इंडस्ट्रीज़ में या बस इंडस्ट्रीज़ में, इनको ये फोकस तो करना पड़ेगा। अगर सरवाइव करना है पाकिस्तान में, तो आपको अपना लोकलाइजेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आपको कंपोनेंट्स और पार्ट्स की लोकलाइजेशन इन्हांस करें। ये गलती है कंपनीज की, जो नहीं हुई, मगर एटलीस्ट इस 1 साल में हमने 2023 में ये तो लर्न किया है। अगर हमने इस चीज़ को सीखा है, तो 2024 में आपको अपनी इन चीज़ों पे ये एड्रेस करना होगा और उसको लोकलाइजेशन लेवल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे सकती है, उनसे वो डिमांड करें और वो उस चीज़ को तरफ आगे बढ़ें। विदाउट लोकलाइजेशन जो है, ये इंडस्ट्री मज़ीद अगले साल 2024 में एक मुश्किल मरहले में मौजूद रहेगी। इससे निकलना है तो आपको लोकलाइजेशन लेवल तो बढ़ाना है। अगर लोकलाइजेशन नहीं इम्प्रूव होती, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड नाकाम हो जाता है, चैलेंजेस बहुत हैं, तो फिर आप ऑटो सेक्टर का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को नाकाम होते हुए नहीं देख रहा। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और मैं ये समझता हूँ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो काम कर रही है, वो की रोल है कि वो उन्होंने एक स्टैंड लिया है, जो लास्ट ईयर हमने देखा अपनी पॉलिसीज़ में। अगर वो इसी तरह से उसमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लोकलाइजेशन लेवल बढ़ेगा। उसका फ़ायदा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में होगा। अच्छा मसूद साहब, ये बताएं कि अब हमने देखा कि वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत चाइना गए, वहाँ पे बड़ी अच्छी उन्होंने मीटिंग की और चाइनीज़ बिज़नेस कम्युनिटी से उन्होंने मीटिंग में उनको आमादा कर लिया है कि वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करेंगे। और ऑटो सेक्टर के अंदर सुना है कि बड़ी कंपनीज आ रही हैं चाइनीज़, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तैयार करेंगी, तो ये खुशहाइन बात है। तो अब मुस्तक़बिल में आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर बेहतर होना शुरू हो जाएगा? देखिए, चाइना की अगर आप स्टडी करें तो चाइना में 2 सेगमेंट्स आपको मिलता है। एक है ब्रांडेड जी, और ब्रांडेड वो जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स चाइना गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और अपनी प्रोडक्ट डेवलप की। मगर उस पैसेज ऑफ टाइम में उन चाइनीज़ की जो पॉलिसी थी, उसके साथ साथ उन्होंने अपना लोकल ब्रांड डेवलप किया। दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो लीड जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है, एंड देन फिर USA और फिर आपका यूरोप नज़र आता है। ये अमेजिंग है कि चाइनीज़ वो जो कि अपने पास कोई ब्रांड नहीं था, अनब्रांडेड प्रोडक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने मुल्क में, और फिर वो आज ग्रेजुअली वर्ल्ड पे जा रहे हैं और उनका अपना एक लोकल ब्रांड डेवलप हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ताल्लुक़ में।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ गए। अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आएंगे तो पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर के साथ, इंडिविजुअली नहीं, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर के साथ उसको जॉइंट वेंचर करवाएं, उसका एडवांटेजेस पाकिस्तान मार्केट में भी मिलेगा। और साथ साथ आपको फोकस करना होगा कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अगर प्रोड्यूस की जाती हैं या मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं तो उसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान मार्केट सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपने कहा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मेहनत कर रहा है लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने में, 1 साल से उसकी कारकर्दगी बेहतर है, तो हम मुस्तकबिल में ये एज्यूम कर लें कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे? ज़रूर। उसके लिए देखें दो इम्पॉर्टेंट रोल है। जो अभी 2024 में आपको एक पॉलिसी लानी होगी और जो कम से कम एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स की हो। उस पॉलिसी में आप डिफ़ाइन करें कि आप इंजीनियरिंग गुड्स को किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। इंजीनियरिंग गुड्स में बड़ा पोटेंशियल है। हम अगर ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ की जो ट्रेड है, ऑटो पार्ट्स की जो ट्रेड है वो तकरीबन 400 बिलियन है। तो उसमें अगर आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो इसका एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आप उसको एक्सपोर्ट करें। जिसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ और मैंने गवर्नमेंट को भी दी है ये, जिसमें मैंने कहा है कि 1 जोन 1 प्रोडक्ट और $1 बिलियन US का आपका टारगेट होना चाहिए एक्सपोर्ट। अगर तो आप इस पर फोकस करते हैं तो यकीनन इसमें आपको इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट होते हुए नज़र आएगा। मगर इसके लिए ज़रूरी है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इन सबको ऑन बोर्ड ये जो 1 जोन है, 1 प्रोडक्ट है और $1 बिलियन US है, इस पर आपको फोकस करना है कि किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। इसकी मिसालें बहुत हैं, इसकी प्रोडक्ट बहुत हैं। हमें बैठ के इसकी तरफ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हम इंजीनियरिंग गुड्स में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करा सकें वर्ल्ड में। इस वक्त तो हम IMF की पॉलिसीज़ के सामने जेर हो चुके हैं। हमारे पास ना अपनी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और ना ही हम पॉलिसी बनाने पे कोई यकीन रख रहे हैं इस वक्त। तो फिर क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं ऑटो सेक्टर का? अगर तो आप कोई पॉलिसी बनाने के लिए साजगार माहौल नहीं देते और कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो इकोनॉमी यहाँ से कम बैक नहीं करेगी। इकोनॉमी के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, इंटरनल तमाम मिनिस्ट्रीज़ को और इसी तरह IMF के पास भी। IMF कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी में या कोई जोन बना रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ में आपको दखल दे। आप उसको डिस्कस करके अपना क्लियर विजन दें। आपके पास जो कमी है वह आपके विजन की है। आप अपना विजन तो इंट्रोड्यूस करें कि आप चाहते क्या हैं। पाकिस्तान पिछले 75 साल में इंपोर्ट बेस रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट बेस बनना चाहते हैं तो ये रातों रात नहीं होगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए और पॉलिसी की विदाउट पॉलिसी कोई भी, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हो या फॉरेनर्स हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, उसके लिए वो माहौल अगर नहीं होगा तो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। क्या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है? मतलब गाड़ियाँ तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम मेड इन पाकिस्तान पे नहीं गए, लेकिन क्या पार्ट्स हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होते हैं? जी, पार्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपका ज़रा सा ऐड ऑन कर लूँ। अभी रिसेंटली एक कंपनी जिसने एक्सपोर्ट की है व्हीकल्स, ये उसका इनिशिएटिव है। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बाहर की कंपनी? जी डेफिनेटली। उनके पास उन्होंने अपने जो मदर कंट्री है उससे अप्रूवल ली है और वो राइट हैंड ड्राइव पाकिस्तान में बन रही है और वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये वो पोटेंशियल है जिसको आपको अपनी मदर कंपनी के साथ बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ये पहली दफा एक्सपोर्ट हुई है, तो ये अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना करें बल्कि इसको अवेल करें। अच्छा, हम कितने पार्ट्स, कितनी मालियत के पार्ट्स सालाना एक्सपोर्ट करते हैं? क्या रेशो है उसका? देखिए, अगर आप परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट कोई इतनी रिमार्केबल नहीं रही है, मगर एक्सपोर्ट हो रही है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मगर इसमें ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी बेस पे वो काम कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि जैसे आप एक्सपोर्ट बनाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप एक फोकस करें। एक जोन जो बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पेशल इकनॉमिक जोन बन रहे हैं, उस जोन के अंदर मैंने ये कोशिश की है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए एक पोर्शन आप रखें और उसमें एक जोन के अंदर एक प्रोडक्ट को डिफाइन करें जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स मैन्युफैक्चर मौजूद हो, वो एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें और उस प्रोडक्ट को फोकस करें। पोटेंशियल लातादाद मौजूद है, फोकस की ज़रूरत है और एक विजन की ज़रूरत है। हम इंजीनियरिंग गुड्स को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान में के एंटरप्रेन्योर्स के पास मौजूद है। SMEs तो तबाही के धाने पर हैं। SMEs को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे आप अगले साल? देखें, इस साल में स्मॉल इंटरप्राइजेस के पास बहुत चैलेंजेस आए और उन्होंने फेस किए। कुछ उसमें से सरवाइव कर गए और कुछ लोग बंद कर गए। ये बहुत बड़ा सानिया है। एक एंटरप्रेन्योर अगर बंद होता है तो उसके साथ स्मॉल इंटरप्राइजेस से 5 से 10 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं।
हमें जो ज़रूरत है वो इसीलिए ज़रूरत है कि हम उनको कम बैक करने के लिए एक पॉलिसी दें। उनके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे पॉलिसी डिफ़ाइन करें जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट फ्री, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक कलेक्टिव विजन के साथ कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्मॉल एंटरप्राइजेस अपना की रोल पे नहीं कर पा सकता, मगर अगर वो मिल के करे 10-15 लोग तो वो एज ए कंपोनेंट एज ए प्रोडक्ट बना भी सकते हैं और एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस वर्ल्ड में अपनी कंट्रीज़ में की रोल प्ले करते हैं और पाकिस्तान में भी स्मॉल एंटरप्राइजेस एक की रोल प्ले कर सकती है, उसको मौके की ज़रूरत है। अच्छा मशहूर साहब, हम ऑटो सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ क्यों नहीं कर पाए? दुनिया तो कहाँ से कहाँ चली गई ऑटो सेक्टर में, नई गाड़ी आ गई, नए इंजन आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज भी हम इतनी पुरानी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वही घिसी-पिटी एक पॉलिसी है कंपनीज़ की और वही बना के बेच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें भी ज़रा सा आपको इस्लाह की ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान में नए न्यू इंटेंट आने के बाद ये ट्रेंड थोड़ा सा कहा जा सकता है चेंज हुआ है, क्योंकि आपका कंज्यूमर बड़ा अपडेटेड हो गया है और उसको बड़ी अवेयरनेस है कि वो कौन सा मॉडल है और उस मॉडल में क्या फ़ीचर्स हैं। तो वो फीचर्स जब तक अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसकी वो चॉइस नहीं होगी। तो उस चॉइस के लिए वो टेक्नोलॉजी वो अडॉप्शंस तो आपको करना पड़ेगा। अगर तो वो OEM वो प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं लॉन्च करेगा तो कंज्यूमर इतना अवेयरनेस रखता है कि वो आपकी वो प्रोडक्ट नहीं ले। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे तो आपके आ पास रही है। अभी टेक्नोलॉजी का फुकदान है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी तो क्यों नहीं आ अपग्रेड पाए, होती है। क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हम लोग टेक्नोलॉजी ऑटो सेक्टर में? वजह क्या है? देखें, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो एक पॉलिसी के तहत होती है, जिसका मैंने कहा कि वो पॉलिसी आपकी पिछले सालों में नहीं रही, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड रोल प्ले नहीं कर पाए। मैंने अभी जो मिसाल दी थी वो एक मॉडल की दी थी कि एक मॉडल जब कंज्यूमर के लिए पास जाता है तो उसके पास वो फीचर्स मौजूद होने चाहिए। अब वो इन फीचर को अगर आप लोकलाइज कर लेंगे या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें गवर्नमेंट, OEM और एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करता है। ये तीनों इकट्ठे बैठ के आप फोकस करें, आप कौन सी प्रोडक्ट और कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी अगर लेकर आनी है पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में तो मिनिस्ट्री को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और SMEs को बैठना होगा। OEM को और OEM जब तक ये विलिंगनेस नहीं करता कि यार ये टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करनी है, इसका बेनिफिट होगा। ऑटो सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो सबको एक साथ बैठना होगा, एक्सपोर्ट करना है तो सबको एक साथ बैठना होगा, इंपोर्ट कम करनी है तो सबको एक साथ बैठना होगा। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सबको एक साथ बैठ के कि जब आप कोई एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे उसमें सबका ऑन बोर्ड होना जरूरी है। जब तो हम लोग क्यों नहीं एक साथ बैठते? वजह क्या है, इतने सालों से क्यों नहीं बैठ पाए हम लोग? पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट बेस रहा है पिछले सालों, और आपने देखा उस इंपोर्ट का इम्पैक्ट आज आपको नज़र आ रहा है कि आपकी करेंसी, आपका रिजर्व सब डिक्लाइन था। आज आप उजागर हुआ है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, तो ये विजन को एक्सपोर्ट की आपको इतने ही एग्रेसिवली रोल प्ले करना होगा, इसलिए आपको सबको एक साथ बैठना होगा। या वो कंपनीज जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करके, उनकी मोनोपोली है? मोनोपोली तो अब नहीं रही, क्योंकि आपके पास देखिए ना, पाकिस्तान में जापानीज़ भी है, चाइनीज़ भी है, कोरियंस भी है, और मैं ख्याल समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो अब सबके लिए, किसी की मोनोपोलिस्ट नहीं रही है। तो आपको एग्रेसिव रोल प्ले करें, आप एक पॉलिसी तो दें कि आप चाहते क्या हैं, आपकी डायरेक्शंस क्या है। ऑटो पॉलिसी की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑटो पॉलिसी अगर आ जाती है तो ऑटो सेक्टर यकीनन पनपना शुरू हो जाएगा और ये साल बहुत ज़्यादा बुरा रहा है ऑटो सेक्टर के लिए। और अगला साल क्या होगा ऑटो सेक्टर का, उम्मीदें तो हैं कि अगर पॉलिसी ले आती है ओबूरी हुकूमत, क्योंकि ओबूरी हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो ऑटो सेक्टर शायद बेहतर होना शुरू हो जाए, नंबर्स थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाए। वैल्यू एडेड सेक्टर है, इस ऑटो सेक्टर से कई इंडस्ट्रीज चलती हैं। अगर ऑटो सेक्टर डिक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स मुख्तलिफ शोबों पर मुरतब होंगे और इससे बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन और पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़बू हाली की जानिब गामज़ान ऑटो सेक्टर इस साल और अगला साल कैसा रहेगा, क्या हम कम बैक कर सकेंगे? कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास, क्या हुकूमत को मशवरा देंगे और क्या इसका सोल्यूशन देखते हैं आप HM शहजाद? देखें, ये वाकई ऑटोमोबाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बड़ा कड़ा वक्त है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जो कि इंडस्ट्री नहीं है, असेंबलर्स हैं, अल्लाह ने इस बुरे वक्त में भी इनको एक मौका दिया है कि ये अपनी इस्लाह कर लें और लोकलाइजेशन की तरफ आएँ।
क्योंकि जब सुजुकी पाक सुजुकी बन के पाकिस्तान में आया, मैं 1981-82 की बात कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल क्लियरली एमओयू पे साइन हुआ था, जिसे हम डिलीशन प्रोग्राम कहते हैं, कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी। यही शराइत टोयोटा होंडा के साथ थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वक्त इन्होंने ज़ाया किया और हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। अब हमें जो है लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आप पाकिस्तान की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे, और जो मौजूदा हुकूमत ने एक ये कड़ा वक्त आपको दिया है, ये पहली हुकूमत है ये केयर टेकर के पिछले 40-45 साल के अंदर किसी हुकूमत ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। तो मैं मौजूदा हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है, मैं उनको इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि फर्स्ट टाइम किसी भी हुकूमत ने इनसे जो है जवाब तलब किया। लेकिन बात यह है कि भाई, घर में आटा नहीं है, माँ को हम कह रहे हैं पूरियां पकाओ। हम मोहताज है सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के, हम एक्सपोर्ट का कैसे सोच सकते हैं? ये अपनी जगह एक सवालिया निशान है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, लोकल असेंबलर से गुजारिश है, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, जो इनके अच्छे इकदाम है मैं उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां असेंबल्ड हो रही हैं वो कुव्वत खरीद में नहीं है। ये साल तो ये साल 2024 भी मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर गई हैं। लास्ट 2 साल में गाड़ियों की कीमतें डबल हुई हैं, बल्कि डबल से भी कुछ गाड़ियां ऊपर चली गई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है मौजूदा हुकूमत से भी और इन लोकल असेंबलरों से, खुदारा आपको कोविड के अंदर एक बहुत सख्त वक्त आया था, अब दोबारा एक बहुत सख्त वक्त आया है, आप अपनी इस्लाह करें, लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो मुल्क को आप उसकी जरूरत भी पूरी करेंगे। और जो एक आप हुकूमत ये देख रही है कि जी एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट उसी शक्ल में हो सकता है कि आपकी लोकलाइजेशन बढ़े। अगर आप सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करके गाड़ी तैयार करके एक्सपोर्ट करेंगे तो आप दुनिया में कैसे मुकाबला करेंगे उन लोगों का जिनकी गाड़ी के प्राइस बहुत ज्यादा कम है? लेकिन आप ये बताएं कि इस साल तो एक्सपोर्ट नहीं किया ऑटो कंपनीज ने। पॉलिसी थी कि आपने कुछ पार्ट एक्सपोर्ट करना है और वो इस टारगेट को मीट नहीं कर पाए, जिसके बाद फिर हम देखने के एक्शन लिया और फिर एक हो सकता है कि नई इंस्ट्रक्शंस आ जाएं। तो एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाई ऑटो कंपनीज, तो अब क्या किया जाएगा इन ऑटो कंपनीज के खिलाफ? देखें, पिछले दिनों आपको पता है कि 3 महीने इनके लाइसेंस जो सस्पेंड रहे हैं, जी, मुअत्तल रहे हैं। हुकूमत ने इनको फिर एक मौका दिया है कि देखिए, मैं एक बात कहूँ, देखें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इन लोकल असेंबलरों से भी और हुकूमत से भी अपील करना चाहता हूँ, खुदारा लोकलाइजेशन की तरफ हुकूमत भी बैठे, ये लोग भी बैठे और लोकलाइजेशन का सोचें। हमारे मुल्क का वेंडर तबाह बर्बाद हो गया, यकीन करें। और देखें, सबसे बड़ी सलाहियत की जरूरत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पिछले 2011-12 में जो डिलीशन प्रोग्राम था वो भी खत्म करवा दिया गया। किससे और इन खत्म लोकल कराया? असेंबलर जिसमें किससे खत्म कराया? टोयोटा होंडा और सुजुकी के कहने के ऊपर ये चीजें खत्म हुई हैं। यानी नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ना है उसके लिए इन कंपनीज ने गठजोड़ किया और खत्म करा दिया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है। देखें हमजा भाई, बात यह है कि इसमें दो राय नहीं है। इन लोकल असेंबलर, खासकर जो पुराने जो हमारे प्लेयर्स हैं जिसमें टोयोटा होंडा और सुजुकी है, ये जो डिलीशन प्रोग्राम खत्म हुआ था इन्हीं के कहने के ऊपर खत्म हुआ था। लिहाजा अब जो नई कंपनी आई हैं, नई टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी तो हम ला नहीं सके, नई टेक्नोलॉजी का तो हम ख्वाब देख सकते हैं। हाँ, अगर आज हम लोकलाइजेशन की तरफ और वाकई अगर ये संजीदा है, अपने मुल्क में वाकई सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी बनाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम के कुव्वत खरीद में गाड़ी आ जाए और फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ ही सोचें, तो ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है और एक पॉलिसी को सही करने की ज़रूरत है। अच्छा मशहूर साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि शिकायत आ रही हैं कि स्मगलिंग नेटवर्क ऑटो सेक्टर में दोबारा से फाल हो गया है, स्मगलिंग की शिकायतें भी आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये स्मगलिंग की वजह से भी लोकलाइजेशन डिस्टर्ब हो सकती है? नहीं, देखिए, स्मगलिंग जो डायरेक्टली हिट करती है वो आफ्टर मार्केट को करती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स। जी, तो स्मगलिंग तो किसी सूरत में इन हालात में जहां पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। और गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बड़े अच्छे इकदाम उठाए थे, कोशिश की थी, उसको मुसलसल तौर पे अपने उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये इकनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा।
अच्छा, HM शहजाद ये बताएं कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की पॉलिसीज पर आप क्या कहते हैं? मसूद अली खान ने कहा कि 1 साल से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो कई बरसों पहले जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो किरदार होना चाहिए वो तो 0 पर था तकरीबन, तो अगर वो बेहतर हो जाता तो शायद आज ये हालात ना होते। यार देखिए, पिछले 40-45 साल से तो मैं इनको देखता चला आ रहा हूँ। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का मकसद यही था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लोकलाइजेशन बढ़े और हम अपने मुल्क के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएं, अपने मुल्क की जरूरत को भी पूरा करें और फिर एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन मसला यही है, खुदारा मेरी बात को गलत तरफ मत ले जाइएगा, जी। जिस महकमे में लोग अपना न्यूट्रल लोग नहीं होंगे उस महकमे में कोई अच्छा काम की हम तवक्को नहीं रख सकते। न्यूट्रल जब लोगों से मुराद टोयोटा, क्या है होंडा, आपकी? सुजुकी और देखिए मेरी बात को समझें, जब टोयोटा, होंडा, सुजुकी के लोग वहां पर बैठे होंगे तो वहां पॉलिसी किसके मुफाद में बनेगी? अवाम के या पाकिस्तान के मुफाद में तो नहीं बनेगी। हमेशा इस महकमे को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, उसके बाद बिजनेसमैन। हम नहीं कहते कि बिजनेसमैन के लिए अच्छी बातें हो ना हो, होनी चाहिए, लेकिन ये लोकल असेंबलरों के नुमाइंदे वहाँ चेयरमैन के तौर पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं HM शहजाद कि हम भारी मिकदार में, भारी मालियत में इंपोर्ट करते हैं स्पेयर पार्ट्स ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। एक वक्त था कि हमने बाहर से गाड़ियाँ भी इंपोर्ट की, बड़े ज़बरदस्त और बड़े पैमाने पे हमने गाड़ियाँ इंपोर्ट की और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दी, हमने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई। तो दोनों सूरतों में पैसा तो हुकूमत की जेब से गया, डॉलर्स की मद में गया। तो आपको नहीं लगता कि दोनों रस्ते गलत थे? लोकलाइजेशन को बेहतर करना चाहिए था, इन दोनों ने हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाया है, ऑटो इंपोर्टर्स ने भी और इन कंपनीज ने भी। नहीं, देखिए मेरी बात को जरा समझने की कोशिश है, ये दोनों के मैं आपको अलग अलग जवाब दूंगा। जी जी जहाँ बिल्कुल। लोकल असेंबलर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर लोकल असेंबलरों को ये बहुत पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था, ना कि प्रॉफिट बना बना के रुपीस में गाड़ी बेच के। मगर मैं यहाँ आपको एक इंटरप्ट करूंगा। देखें, अगर इंपोर्ट करके यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं, तो वो वैल्यू एडेड है, रोजगार तो दे रहे हैं ना, टैक्स तो दे रहे हैं भाई, आवाम से लेके टैक्स दे रहे हैं ना, और अपना जो प्रॉफिट बना रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं रोजगार भी तो दे रहे हैं ना शहजाद साहब। भाई, रोजगार इनका कितना है आपको अंदाजा है? एक कंपनी, एक इंडस्ट्री से कई कंपनीज और कई इंडस्ट्रीज तो चल रही हैं, वैल्यू एडेड सेक्टर तो है ना। बहरहाल ये भाई प्लीज एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। मुझे पता है कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है, ना होने के बराबर। और जो दिया हुआ भी है वो जो डेली विजिट्स पर जो लोगों को रखा जाता है ना, इनका तरीकेकार ये है, कोई परमानेंट बहुत कम लोग हैं इनके पास। हम आ जाए आपके सवाल के ऊपर, देखें, लोकलाइजेशन बढ़नी चाहिए जिससे लोकल जो हमारा वेंडर है वो भी जो रोजगार दे सकता है ना। जब मुल्क में पार्ट्स बनेंगे, लोकलाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सही होंगी। अब दूसरा सवाल आपने इंपोर्टेड यूज गाड़ियों के हवाले से कर दिया, तो भाई कभी भी हमारे मुल्क से इंपोर्ट अलाउ नहीं है यूज गाड़ियों का। ये TR बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियां आती हैं और समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी बेचता है। पिछले 2 साल से 3 साल से डॉलर ड्यूटी हो गई है, अब वो गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी भी आपको भेज रहा है, तो उसमें तो आपका कोई नुकसान नहीं है, उसमें तो आपकी पोजीशन विन विन है। आपका मुल्क चला, मतलब इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आती है? कोई नहीं होती यार। हमजा भाई, FIA की टीमें मुताबिक है, बहुत सारे लोगों के शोरूम्स पे छापा मारा है, लोगों को उठाया है। देखें मैं आपको बताऊं, जो हुंडी हवाले का काम करते हैं ना, ये फिगर उनको होनी चाहिए, उनके खिलाफ। ऑटो सेक्टर, ऑटो डीलर जब गाड़ी मंगवाते हैं बाहर से यूज गाड़ियां, तो उसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आती है, हवाला हुंडी नेटवर्क सरगर्म हो जाता है। पॉसिबल नहीं है ना भाई, पॉसिबल नहीं है। ये जो भेजता है अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में पैसे भेजता है, मेरे और आपके अकाउंट में थोड़ी पैसे भेजता है। मगर सबकी ये डायरेक्शन तो नहीं होती शहजाद साहब, सबकी ये डायरेक्शन नहीं है जो आप बता रहे हैं। जी भैया, 100% यही डायरेक्शन है। ये पॉलिसी TR बैगेज और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। हमजा साहब, ये पॉलिसी आपने या मैंने नहीं बनाई है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सेक्टर बिल्कुल सही है, एक सेक्टर बिल्कुल गलत है, मतलब दोनों सेक्टर्स को आपने जुदा जुदा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं मशहूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, यहाँ पे मैं मशहूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मशहूर साहब, एक सेक्टर बिल्कुल ही गलत है,
एक सेक्टर बिल्कुल ही सही है एचएम शहजाद साहब के मुताबिक, क्या कहना है इस हवाले से? शहजाद भाई से गुस्ताखी माफ़, मगर इजाज़त चाहूँगा इस बात को दलील के साथ पेश करने की। जी। जहाँ हम ये कहते हैं कि पिछले 40-45 सालों में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे असेंबली या लोकलाइजेशन में इजाफा हो, वहाँ कम से कम ये कहा जा सकता है कि यार फिर इनपुट पॉलिसी भी सही नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं बनाई गई। क्योंकि देखिए किसी भी मुल्क में दो पॉलिसीज़ तो चल ही नहीं सकती। एक तरफ आप कहें कि हम OEM को पाकिस्तान में ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाएंगे, असेंबली बनेगी और लोकलाइजेशन होगा, और दूसरी तरफ हर 4 साल 5 साल के बाद आप इंपोर्ट खोल लेते हैं। तारीख इसमें गवाह है कि हमने कई सालों में देखा कि 3-4 साल के बाद इंपोर्ट आ जाता है, और इंपोर्ट में यही होता है कि जैसे इन्होंने कहा शहजाद भाई ने कि जो हमारे ओवरसीज लोग हैं वो अपनी गाड़ियां बेचते हैं अपनी फैमिली को। तो क्या कहिए हमारे पास कोई ऐसा डेटा मौजूद है कि वाकई वो उनकी फैमिली गाड़ी चला रही है? क्या वाकई उनकी फैमिली उसको यूटिलाइज कर रही है उस एडवांटेज को? तो हमारे यहाँ जिसका मतलब है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी है जिसका डिसएडवांटेज होता है और दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। हमें इस पर कतई नज़र इन दोनों चीज़ों को हम हटा के अगर आज बात करें, आज हमने अगर तारीख से कुछ सीखा है तो 2024 में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसका मकसद नेशनल इंटरेस्ट हो, आपका, मेरा, किसी खास तबके का, किसी खास लोगों का। ये बेनिफिट का वक्त नहीं है। हमने 76 ईयर्स में हमने ये खो दिया। अब हमें अगर अगले 24 साल में अपने 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन करनी है तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें। हमें कहीं नहीं देखें हम किसी OEM को, हमें ये देखना चाहिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, क्या ये हमें फैसिलिटेट करेगी पाकिस्तान के उन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो लोकलाइज कोई पार्ट टेक्नोलॉजी का डेवलप करें, सेल्फ करें। अब हम किसी की तरफ नहीं देख रहे, हम खुद सेल्फ करें। क्या हम एक प्रोडक्ट को डेवलप करके दुनिया में 1 बिलियन एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आफ्टर मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, OEM को छोड़ दें आप। तो आज अगर हमने 40-45 साल में इस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने अगर कोई लर्निंग नहीं की और वो इसका बेनिफिट नहीं ले रही, तो ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हमें बड़ा एग्रेसिवली 2024 में ये फोकस करना है कि एक प्रोडक्ट डेवलप करें, उसको 1 बिलियन एक्सपोर्ट पे लेके जाएं। हम नहीं कह रहे OEM हमसे खरीदें, हम नहीं कह रहे कि आप जाएं। दुनिया आफ्टर मार्केट की बड़ी मार्केट मौजूद है, 480 बिलियन की मार्केट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट उठाएं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स बैठ के वो प्रोडक्ट डिफाइन करें जिसकी 30, 40, 50 बिलियन की इंपोर्ट है दुनिया में। उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान बनाए, 1 बिलियन की हम अपना टारगेट बनाए कि हम कम से कम 1.5%, 2% उसका तो शेयर हासिल करें तो हमारा 1 बिलियन US$ बन सकता है। हमें फोकस ये करना चाहिए, हम किसी पे तनकीद या उस पे जाने से गुरेज करना चाहिए, पॉलिसीज पे फोकस करना चाहिए। एचएम शहजाद, आखिर में मुझे ये बताएं कि आप चेयरमैन हैं और पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के, क्या आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ बैठ के कोई मुशावरत कर सकते हैं लोकलाइजेशन को बढ़ाने में? क्या मिनिस्ट्री के साथ इंगेज होकर सबको एक पेज पे जमा करके लोकलाइजेशन को बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं ताकि 2024 सबके लिए बेहतर हो? मैं पहले तो आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं मसूद भाई की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे मुल्क की ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, इत्तेफाक करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात की है जी। 100% इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी सब चीज को छोड़ें, और इसी बात को आगे रखते हुए मैंने आपसे सवाल किया है। जी मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ। मैं कई मीटिंगें डेवलपमेंट बोर्ड से, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट EDB से कर चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से कर चुका हूँ। मैं दोबारा भी बैठने के लिए तैयार हूँ, मेरे लोग भी बैठने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि यहाँ देखें 2-3 चीजों की सख्त जरूरत है। 100% इसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। पोते खरीद में गाड़ियां जब ही आएंगी कि हमारे मुल्क पे लोकलाइजेशन बढ़े। लेकिन मसूद भाई और हमजा भाई एक बात को समझ लें कि देखें इंपोर्ट यूज कार इंपोर्ट नहीं होती, ये TR बैगेज गिफ्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर इसकी आड़ में करप्शन होती है, इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, छापे भी पड़ते हैं, कानून की खिलाफ वर्जियां भी होती हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर बलून्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। इसके लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए, क्राइटेरिया साफ शफाफ होना चाहिए इसका भी। बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। कोई भी सेक्टर इस्लाहात से पाक नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। इस्लाहात करनी होंगी हमें सेक्टर में, इस बात को तो मानते हैं ना? बिल्कुल 100%। हमजा भाई मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। 100% इस्लाहात इस पॉलिसी में भी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें समंदर पर पाकिस्तानी सालों आपको करोड़ों डॉलर जो है रेमिटेंस भेजता है, आप उसको देते क्या है?
मां सिवाय अगर कहीं गलत काम हो रहा है उसको हुकूमत का काम है। समंदर पार ये कस्टम पाकिस्तानियों के FBI कौन है? पासपोर्ट को खरीदा जाता है ब्लैक में और उसके नाम पे गाड़ियां मंगवाई मेरे जाती हैं। भाई आपको भी पता है एचएम देखिए शहजाद ऐसा साहब, नहीं यही है। रूल इस कई सालों से चल रहा है, खामोशी के साथ चल रहा है, अंडर टेबल जाती हैं सारी ब्राइब, मतलब ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम ना इस टॉपिक को देख रहे हैं ना इस टॉपिक को देख रहे हैं, हम तो लोकलाइजेशन के टॉपिक को फोकस कर रहे हैं। लोकलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए आप मैदान में आने को तैयार हैं, पेट पे जमा करने को तैयार हैं, इस बात पे तो आप मुत्तफिक होते हैं ना कि 2024 के लिए कुछ तो तैयारी करें आप लोग। 100% हम तैयार हैं। हमने सारी चीजें बना के रखी हैं। हमें आप अगली मुलाकात कब करने जा रहे हो, किससे करने जा रहे हैं शहजाद तैयार साहब? हैं। अगली मुलाकात कब और किससे करने जी जा रहे हैं? देखिए मैं तो अपनी सारी चीजें मेरे पास तैयार है कि लोकल एक्सपेंडरों को किस तरफ जाना चाहिए और कैसे जाना मसूद अली खान, आपका तो ताल्लुक पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से रह चुका है, आप लोग सब मिलकर जाएंगे मिनिस्ट्री के पास, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास, एचएम शहजाद के साथ मिलकर? देखिए बात किसी के साथ जाने या किसी के या साथ आने के लिए बैठना इंपॉर्टेंट है जी। और नेशनल इंटरेस्ट पे, जैसे मैंने कहा कि पिछले दिनों मैंने एक विजन दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि एक जोन हो, एक प्रोडक्ट हो और $1 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट हो। इस विजन पे आपने एक कॉन्सेप्ट पेपर भी बनाया जो जब सबमिट कराया है, उसका एक्शन प्लान भी हमने उनके साथ कोशिश की है शेयर करने की। तो ऑब्जेक्टिव ये कि इस तरफ आइए, आप आइए कि हम इसमें किस तरह से एक्सपोर्ट को एनहांस करें। आपने 1-1.5 साल में थोड़ा एक्सपोर्ट का कहना शुरू किया, हम तो झिझक थी हमारे अंदर कि हम एक्सपोर्ट का नाम लें, कहीं बुरा ना मान जाए। भाई पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सर्विसेज देनी होगी, एक्सपोर्ट की तरफ जाना होगा, लाइन ड्रॉ करनी होगी, मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अपनाना होगा। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मसूद अली खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अपनाना होगा। अगले सेगमेंट तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन इन इकनॉमिक इंडिकेटर्स में ऑटो इंडिकेटर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे मुस्तकिल जा रहे हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। 2024 में भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हुए डीलर्स के इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा ऑटो सेक्टर। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं और इनको बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाना होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मैं इसमें एक बता दूं ज़रा क्विकली, थोड़ा सा मैं इसको वजाहत करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या वजूहात होती है। ये देखें, इकनॉमिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और वही सब चीज़ें डिटरमिन कर होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। अच्छा, डिमांड सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑटो सेक्टर। ये इस तरह से करता है कि जितनी भी गाड़ियाँ लोग खरीद रहे होते हैं ज़्यादातर ये बैंकों के ज़रिए से फाइनेंस करवा रहे होते हैं। अब ये फाइनेंसिंग जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है जी। और आप देख लें कि 22% तो ये कहा हुआ अभी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अभी जो करंट जो मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस की थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने खुद जो है ये एडमिट किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 24% और 25% पर कमर्शियल बैंकों से अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए कर्ज लिया हुआ है। तो आप ये सोच लें कि जनाब बैंकों की तो ऐसी चांदी हुई हुई है कि बस मत पूछे नहीं कि ये जो कुछ हमारा सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, ये सारा का सारा सूद की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। इतनी महंगी फाइनेंसिंग के ऊपर जो है गाड़ियाँ लोग नहीं ले सकते हैं और गाड़ियाँ 90% जो है वो फाइनेंसिंग के ज़रिए से ही जो है ख़रीदी जाती हैं। तो ये लोगों के क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हो गया। तकरीबन 40% और 45% अगर मार्जिन से अगर आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे होंगे तो मैं बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस तरह से जो है उसको ख़रीद सकेंगे। एक तो ये डिमांड साइड हो गई जो कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो। अब आ जाते हैं हम सप्लाई साइड के ऊपर। सप्लाई साइड के ऊपर जो है ये तो मतलब आज से नहीं है, ये अरसे दराज से इनको कहा जा रहा है कि भाई ये ज़रा से भी डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है फ़ौरन गाड़ियों के ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इंडिजनाइजेशन नहीं है, ये सारा का सारा जो है रॉ मटेरियल जो है, चाहे वो ये प्रोसेस रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, ये सब कुछ जो डिपेंड कर रहे हैं तकरीबन 90% तक सिर्फ और सिर्फ अपने इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर जो है बेस कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं। अब आप ये देख लें कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, या आप चाहे तो नाम ले सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें।
नहीं, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि मैं एक एग्जांपल दूँ कि सुजुकी वाले जो हैं यहाँ पर, ये अपनी जो बड़ी गाड़ी है जो सियाज तो उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दी, वो 100% जो है सीबीयू के अंदर इंपोर्ट हो रही थी थाईलैंड से। और इस वक्त भी जो है जो इनकी एपीवी है ये भी सारी की सारी जो है 100% इंडोनेशिया से आज तक इंपोर्ट हो रही है, और आज से नहीं हो रही है, ये तकरीबन जब से आई है उस वक्त से लेके आज तक इंपोर्ट हो रही है। ये जो बिल्कुल सबसे सब एक छोटी सी गाड़ी है जो बिल्कुल मैं 3 डब्बा ही कहूंगा इसको, मतलब सॉरी मैं माजरत के साथ। जी जी। और आप इस नेशनल तरह इंटरेस्ट की पे चीज जो है, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। जी जी, मैं बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात करूं। मतलब ये है कि क्या कंपनी का सिर्फ यही काम रह गया कि बिल्कुल एक्सेसिव प्रॉफिट जो है वो कमाया जाए, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये जो डब्ल्यूटीओ का एक मिशन पाकिस्तान के अंदर आया था 2014 में, हर 5 साल के बाद जो है पाकिस्तान का क्या जितनी भी मेंबर कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज, जी उनकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होता है। इस ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा लताड़ा था कि ये गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसी है। ये बिल्कुल भी किसी तरह से ये नाम नेहाद जो है आपने जिसको कहते हैं ट्रिम्स एक है, ट्रेड रेट इन्वेस्टमेंट मेजर के नाम के ऊपर जो है आपने इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई। इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन तो किसी को भी नहीं है, 600-700 तक इनको प्रोटेक्शन है। मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए कारकर्दगी उस वक्त बेहतर होगी जब ये अपनी कीमत को डाउन करेंगे। डाउन किस वक्त करेंगे? जब ये इंडिजिनस प्रोडक्शन होगी। ये जितने भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा आगे हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि वो धड़ाधड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो सारी चीजें अपने आप खुद बना रहे हैं और उन्होंने मजबूर किया हुआ है। अब देखें इसके डबल जो है क्या कहते हैं नेगेटिव असरात होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करके देना है, जो कि जाहिर जी बात है बहुत ज्यादा हमें अरेंज करके देना पड़ता है। और ये बिल्कुल कमाता कौन है? तो बिल्कुल एसएमईज वाले हैं जो सारा का सारा डॉलर कमा रहे हैं और फिर जो है इनको खिला रहे हैं। फिर इसके अलावा इनका प्रॉफिट है, ये भी डॉलर के अंदर बाहर जो है दूसरे मुल्कों में चला जाता है। बिल्कुल अब ऐसा ही ये है। है कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है क्या कहते हैं रॉ मटेरियल यूज करेंगे या प्रोसेस यही करेंगे, मतलब मैं एक बात और भी बल्कि कहूंगा कि जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टील मिल पाकिस्तान की एक ही थी, वो भी बंद पड़ी हुई है, वो भी अब सब कुछ जो है डिपेंड हो रहा है, जितनी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है सारी की सारी ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे कर रही है। देखिए जिस दुनिया के अंदर जहां पर भी ये गाड़ियां बनाई जाती है, गाड़ियां वहां पर अमूमन महंगी होती हैं, इसलिए कि उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन प्रोटेक्शन किस वजह से दी जाती है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पूरी ग्रो करेगी, मैकेनिकल इंडस्ट्री आपकी पूरी ग्रो करेगी। जी लेकिन ये ग्रो उस वक्त करेगी जब आप सब कुछ खुद बना रहे होंगे। अच्छा, लेकिन और इसके पीछे ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि जो गाड़ियों की जो कीमतें हैं, इनमें जो प्रॉफिट रेशो है, इनका जो कुशन है, उसको भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ पॉलिसी की अनाउंसमेंट की ज़रूरत है? कुछ देखा जाए कि भाई एकदम से ये लोग कह देते हैं कि डॉलर बढ़ जाता है तो हम गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, बिजली गैस बढ़ गई तो 5-5 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपए रातों रात गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं हमें चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगी चेक एंड बैलेंस के लिए? जी बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त कही है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की यही जरूरत है। कभी ये डॉलर के साथ आपका क्यों महंगा हो रहा है? देखिए अगर कोई इंपोर्टेड चीज महंगी होती है तो बिल्कुल आपको चीज समझ में आ जाती है। लेकिन अगर मुल्क की बनी हुई असम्बलिंग जो असम्बलर है ना सारे के सारे, जी ये तो मैन्युफैक्चर इनको तो कहा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सारे असम्बलर है। मतलब आज तक जो है ये असम्बलर है, इतने सालों से ये अगर असम्बलर ही रहेंगे तो मतलब इसका फायदा क्या हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आता इसके ऊपर कि कितना जो है इस एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो है इसी तरह से कि जनाब इनको जब तक लोकलाइजेशन की तरफ नहीं किया जाएगा। और जहां तक आपने प्राइस की बात की, तो बिल्कुल इनका जो है कॉस्ट प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जिस तरह से कुछ कंपनीज हैं जो जैसे ऑयल वगैरह है, एसेंशियल आइटम्स है, जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए लाजिम रखा हुआ है कि इनका सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होगा बल्कि कॉस्ट ऑडिट भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसके कॉस्ट ऑडिट की बहुत जरूरत है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये पूरा ऑटो सेक्टर कॉस्ट ऑडिट उसके ऊपर लाजिम है, बहुत इनको भी शुक्रिया, लाजिम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑटो सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग के फार्मूले को अपनाना होगा, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले को अपनाना होगा, अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि पाकिस्तान भी अपनी गाड़ी बना सके। मेड इन पाकिस्तान कार अगर हम बनाते हैं और इस पॉलिसी को हम बेहतर करते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं और मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाने के ऊपर हम तवज्जो देते हैं और फिर बाद में हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त बाहर की कंपनीज आकर अगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि पॉलिसी है एक्सपोर्ट करें आप, भले आप थोड़े पैमाने पर ही करें लेकिन आप करें। अब ये पॉलिसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम खुद अपने लिए मेड इन पाकिस्तान एक गाड़ी बनाएं?
और जो हम अपनी लोकल मार्केट की डिमांड भी पूरी करें, हम एक्सपोर्ट भी करें, ये बहुत एक अच्छा साइन होगा। और मैं और मेरे साथ जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम में इस वक्त लोग आए, उन्होंने यही एक बात की, लोकलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन पाकिस्तान, लाइन ड्रॉ करें, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। लेकिन अफसोस के साथ हम सब बटे हुए हैं, हमें एक पेज पे आना होगा। कोशिश कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट को बेहतर कर लें, लेकिन यहाँ पे जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी और गैस टैरिफ, उसने इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। और फिर क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत बाहर हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर इंटरेस्ट रेट 22% पे है, फिर काइबोर उसमें एड ऑन हो जाता है तो 23-24% पे चला जाता है। तो अगर इन पॉइंट्स को बेहतर करना है तो मजमूई तौर पे हमें इस्लाहात करनी होगी। ऑटो सेक्टर वैल्यू एडिड सेक्टर है। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर की तक़वियत के लिए, बहाली के लिए हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड सख्ती करे, कंपनीज आउटपुट देंगी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बन सकती है, पोटेंशियल बहुत है, पाकिस्तान के पास दिमाग बहुत है, तालीम याफ्ता लोग बहुत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक पेज पे इकट्ठा होना है, पॉलिसीज़ बनानी है और किसी की मोनोपोली को सामने रखते हुए ब्लैकमेल नहीं होना है। मेड इन पाकिस्तान होगा तो ये मुल्क चलेगा। मुझे ओमनी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।